हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा है प्रीवियस वीडियो में कि जब बोलते हैं तो बहुत स्पीड में बोलते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैं आज से स्लोली बोलूंगा, ठीक है, और जो कुछ भी बोलूंगा मैं स्लो बोलूंगा, क्योंकि देखो आज हम लोग क्लास कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आए। अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ और आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आज से मैं धीरे ही बोलूंगा, स्लो बोलूंगा, ठीक है, और वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। क्लास 9, 10 और 11, 12 का भी अगर स्टूडेंट देखे तो ये वीडियो कवर होंगे। हम लोग प्रीवियस जो भी फिजिक्स में वीडियो बनाए थे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर फोकस रख के वीडियो बनाए थे, ठीक है। लेकिन आज से हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वर्क एनर्जी पावर बोलो तो ये क्लास 11, 12 स्पेशली कवर होंगे। साथ साथ में क्लास 9, 10 का कवर हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप लोगों को जेईई मेंस, आप लोगों को नीट, आप लोगों को कोई भी ऑल इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को फिजिक्स पूरे के पूरे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज से हम लोग बेसिक भी सीखेंगे। इसी क्लास से पूरे बेसिक को कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों को थोड़ा एडवांस फिजिक्स भी पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में। और इसके साथ साथ हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग प्रीवियस फिजिक्स क्लास में हम लोग कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, लेकिन आज से हम लोगों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक से एक टॉपिक को हम लोग पूरे डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। लेकिन एक दिन में ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। आज हमारा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम लोग, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है आज वर्क को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे वर्क क्या है, ठीक है। वर्क का मतलब क्या है? देखो, वर्क का डेफिनेशन बोलते हैं, अगर डिफाइन करते हैं हम लोग वर्क को तो बोलते हैं वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। समझ लो कि इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब क्या है? मतलब है कोई बॉडी है, सपोज मान के चलो ये कोई सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर कोई बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी, ठीक है, ये कोई भी कुछ भी बॉडी है। बोल रहा है वर्क हम लोग इसको कहते हैं, किसको कहते हैं ना, इस बॉडी के ऊपर हम लोग जब कोई फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को जब फोर्स पड़ा था तब देख लिया था, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होता है, बॉडी पोजीशन चेंज करता है, बॉडी थोड़ा मूव हो जाता है, ठीक है। बॉडी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ गया, इसी बॉडी यहाँ पर आ गया। तो देखो वर्क का डेफिनेशन सुनो कि कोई भी बॉडी के ऊपर हम लोग जब कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है? इस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी साइड में जिस साइड में हम लोगों को फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स का डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में अगर आपका बॉडी थोड़ा मूव हो गया, बॉडी का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी का प्रीवियस पोजीशन से चेंज हो गया, फाइनल कुछ पोजीशन मिला है, तो हम लोग कहेंगे, उस टाइम हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी के द्वारा कुछ वर्क डन हुआ है, उस बॉडी के द्वारा, इस बॉडी के द्वारा कुछ कार्य संपूर्ण हुआ है, ठीक है। इस बॉडी के द्वारा कुछ वर्क डन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपली एक बात मुझे बताओ कि जब फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में है तो बॉडी हमारा उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो, फोर्स का डायरेक्शन है तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी है, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिंपली इसलिए तो हम लोग बोलते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए? चलो अब लोग
तो बताओ वाट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? वाट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाट को हम लोग बोल रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को वाट मिलेगा। तो वाट का मतलब है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से, डॉट डिस्प्लेसमेंट को डी से, या तो डी कह सकते हो या तो स्मॉल एस भी कह सकते हो, ठीक है, जो आप लोगों का मर्जी है आप लोग कह सकते हो, एफ इंटू एस, ठीक है। अब बात सुनो कि वाट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से वाट को डिनोट करते हैं, और वाट इक्वल टू क्या है? एफ डॉट एस। ये डॉट का मतलब क्या है? ये डॉट का मतलब क्या है? देखो हम लोग अभी ना वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वेक्टर अगर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं तो उस टाइम हम लोगों को पता चलता है कि वेक्टर में ना दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक तो होता है डॉट मल्टीप्लीकेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डॉट मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप मुझे बताओ कि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए हो कि फोर्स जो होता है ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब बात है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जब हम लोगों को फाइनली रिजल्ट मिलते हैं तो हमेशा मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मिलता है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वाट हमारा है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वाट हमारा है स्केलर क्वांटिटी। तो वाट का मतलब होता है कि एफ एस, वाट होता है वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ गया? चलो याद है, ठीक है, ये नोट कर लिया ना? हाँ चलो आप देखो, सपोज मान के चलो, सपोज मानो कि मैंने क्या बोला कि किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी क्या होगा ना, डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी के द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बॉडी प्रीवियस पोजीशन से फाइनल पोजीशन, क्योंकि पोजीशन चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोजीशन भी चेंज करेगा, और पोजीशन चेंज कर रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ वर्क डन कर रहा है, ठीक है। आप देखो, मान के चलो कि ये एक प्लेन है, ये एक कुछ सरफेस है, सरफेस है, ठीक है, चलो ये कुछ सरफेस है, यहाँ पर एक बॉडी है, कोई बॉडी है, सपोज मान के चलो कुछ बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, बॉडी का क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के बराबर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स ए, मैंने उस बॉडी का एक्स एक्सिस बराबर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया है जो है एफ, फोर्स क्या है? ए। अब जैसे मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया है तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, बॉडी का मूव्स होगा, चलेगा, ये बॉडी क्या होगा? चेंज हो जाएगा पोजीशन। तो बॉडी अभी फाइनली बॉडी अभी यहाँ पर आ गया, ये बॉडी यहाँ पर था, जैसे मैंने फोर्स लगाया बॉडी यहाँ पर आ गया, तो ये जो है ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? कैपिटल एस, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस, ठीक है। बॉडी अभी यहाँ पर आ गया, ठीक है, बॉडी अभी यहाँ पर आ गया, ये फोर्स दिया है, मतलब इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब बात सुनो, वाट का मतलब होता है, वाट का मतलब होता है कि फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया? लेकिन बात ये है कि हमेशा हमारा फोर्स जो अप्लाई होगा ये हमेशा एक्स एक्सिस बराबर नहीं भी हो सकता है। ये फोर्स हमारा एक्स एक्सिस बराबर, ये फोर्स हमारा एक्स एक्सिस बराबर कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टली नहीं भी हो सकता है फोर्स यूज, हॉरिजॉन्टली फोर्स यूज नहीं भी हो सकता है, फोर्स कभी कभी वर्टिकली भी यूज हो सकता है, फोर्स कभी कभी हम लोगों को क्या है रिजल्टेंट वाइज भी यूज हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है समझ लो। पहले तो प्रीवियस हम लोग फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस।
ये फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि फोर्स में यहां पर दिया नहीं, मैंने फोर्स यहां पर यूज नहीं किया, फोर्स मैंने यहां पर दे दिया, फोर्स मैंने यहां पर दे दिया, ये 2 नंबर कंडीशन है। फोर्स मैंने यहां पर यूज करो, जैसे फोर्स मैंने यहां पर यूज करो, मैंने मान लेता हूं कि हमारा जो ये सरफेस है ना, ये जो सरफेस है यहां से हम लोग थीटा, ये हमारा थीटा से, ये हमारा थीटा से बॉडी को क्या कर रहा हूं, थीटा से हम लोग फोर्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब बात है सुनो, पहले तो फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टली दिया है, अब हम लोग फोर्स को कुछ एंगल में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इस एंगल है थीटा है, ठीक है। हम लोग प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में जब फोर्स पढ़ाया था, जब फोर्स के टाइम में हम लोग बोला था कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, जब रिजल्टेंट फोर्स यूज हो रहा है तो ये हमारा 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है। अब मुझे बताओ, फोर्स हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि यही डिस्प्लेसमेंट है, प्रीवियस जो था यहाँ पर हमारा बॉडी आ गया है, ठीक है। ये भी हमारा जो मूवमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एसी है, डिस्प्लेसमेंट प्रीवियस के भी एस हुआ था, अभी भी एस हो रहा है कुछ एंगल में, लेकिन मुझे क्या पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बात है कौन सा डिस्प्लेसमेंट को लेना है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस बराबर जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको ही तो लेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट जब भी बात करेंगे तभी तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी क्या आएगा, इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट तो हमारा एस है, लेकिन हमारा फोर्स क्या है, अभी तो फोर्स इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक नहीं है। एक क्यों नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस फर्स्ट कंडीशन में हम लोग एक्स एक्सिस बराबर हॉरिजॉन्टली हम लोग फोर्स को अप्लाई किया था, तो हमारा इसी एक्सिस में फोर्स एफ हो गया था, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग हॉरिजॉन्टली नहीं दिया, ना तो हॉरिजॉन्टली दिया ना तो वर्टिकली दिया, हम लोग क्या दिया, रिजल्टेंट बराबर दिया। तो रिजल्टेंट बराबर अगर एक दिया है तो हमारा 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, हमारा क्या होगा, 2 कंपोनेंट मिलेगा, 2 फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा। हम लोग कौन सा फोर्स को एप्लीकेबल, कौन सा फोर्स को हम लोग लेंगे ना, हम लोग जो हॉरिजॉन्टली फोर्स मिलेगा उनको हम लोग काम में लेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। कैसे होता है ये मैंने फोर्स के टाइम में आप लोगों को बोल दिया था कि थीटा के साथ जो करता है ये होता है कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग वाट इक्वल टू क्या पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन 2 में, इस कंडीशन 2 में फोर्स तो एफ नहीं है ना, फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इनटू क्या है, स्मॉल एस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है एस, एस, तो वाट का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा, ये 2 नंबर कंडीशन। तो ठीक है, तो याद रखना जब हॉरिजॉन्टली आप लोगों को फोर्स अप्लाई हो रहा है उस कंडीशन में आप लोगों को वाट का फॉर्मूला है W इक्वल टू एफ एस। जब आप लोगों को कुछ एंगल में थीटा में, कुछ एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकते हैं, 90 डिग्री हो सकते हैं, 180 डिग्री हो सकते हैं, 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो जब आप लोगों को कुछ थीटा में यूज हो रहा है फोर्स, तो उस टाइम में आप लोगों को सिंपली वाट का फॉर्मूला है वाट इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, जिसको हम लोग कह सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो वाट का पहले हम लोगों को क्या समझ में आया, अभी तक वाट क्या है और वाट को डिफाइन कैसे करते हैं और वाट का फॉर्मूला क्या है, कौन सा कंडीशन में क्या फॉर्मूला है, समझ में आया। तो आज बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को लगता है कि सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। वाट का मतलब समझ में आ गया, वाट इक्वल टू क्या है ये भी समझ में आया और वाट का फॉर्मूला भी समझ में आया। अब बात है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाट क्या है, ये भी बोल दिया। वाट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वाट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वाट है हमारा सॉरी वेक्टर डॉट वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। वाट क्या है, वाट है हमारा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर मतलब कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वाट का इसका भी मतलब समझ में आया। अब देखो वाट का, अब एक बात आती है, एक टॉपिक और भी हम लोगों को आता है, यह है नो वाट फोर्स, नो वाट फोर्स।
हम लोग प्रीवियस क्लास में जब आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है, एक एग्जांपल दिया था कि ट्रेन का कुली प्लेटफॉर्म में कुली रहता है और कुली के द्वारा जो सामान लेके चलता है, ठीक है, उनके द्वारा कार्य कितना है, उनके द्वारा वर्क डन कितना होता है। तो हमारा आंसर क्या मिला था? 0 मिला था। ठीक है, उन टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, सपोज मान के चलो कि नो वर्क फोर्स में क्या होता है। सपोज मान के चलो कि ये एक टेबल है। सपोज मान के चलो ये एक टेबल है, ठीक है, ये कुछ एक टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर कुछ बुक रखा है, टेबल के ऊपर कुछ बुक, ये है हमारा बुक। ठीक है, टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ बुक रखा है। ठीक है, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखा है तो सबसे पहले तो बुक का कुछ मास होगा, बुक का कुछ वेट है। वेट किस साइड में काम करेगा? ये नीचे की तरफ काम करेगा। बुक का वेट है W, मतलब ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, वेट है, तो ये भी एक फोर्स है जो काम करेगा किससे? डाउनवर्ड की तरफ। टेबल के द्वारा बुक के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। टेबल के द्वारा बुक के ऊपर, टेबल के ऊपर कुछ बुक रखा है तो बुक के द्वारा जैसे टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा ही फोर्स टेबल के द्वारा बुक के ऊपर भी अप्लाई होगा। और जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, ये होता है नॉर्मल फोर्स, ये होता है नॉर्मल फोर्स जो टेबल के द्वारा बुक के ऊपर दे रहा है। एक बुक के ऊपर टेबल के द्वारा W फोर्स दे रहा है। अब बात सुनो, और एक फोर्स मैंने दे रहा हूं कि मैंने एक फोर्स हॉराइजेंटली दे रहा हूं, हॉराइजेंटली दे रहा हूं। बात तो है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब आप लोगों को फोर्स यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, इधर भी अप्लाई हो रहा है, हम इधर भी कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो बुक है, ये जो बुक है, ये बुक मैंने देख रहा हूं कि इस साइड में थोड़ा डिस्टेंस मूव कर दिया, इस साइड में थोड़ा डिस्टेंस मूव कर दिया, जो है सपोज मान के चलो कि स्मॉल इस। ठीक है, बुक इधर जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, बुक इधर से इधर मूव कर गया। मेरा क्वेश्चन ये है, फोर्स तो इधर भी अप्लाई हो रहा है, फोर्स तो इधर अप्लाई हो रहा है, तो क्यों डिस्प्लेसमेंट में इस साइड में हुआ? क्यों डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट साइड में नहीं हुआ? और हम लोगों को ये तीनों फोर्स से हम लोगों को वर्क डन क्या मिला है? इन तीनों फोर्स से, इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना मिला है, इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना मिला है, इस फोर्स का द्वारा वर्क कितना मिला है, ये तीनों मुझे कह दो। ठीक है, इसको तीनों का आंसर चाहिए। अब तीनों देखो, एक एक आराम से धीरे धीरे आप लोग सुनना। ठीक है, एक एक कंसेप्ट धीरे धीरे सुनना। फर्स्ट कंसेप्ट है कि फोर्स ये है, जब हॉराइजेंटली हम लोग किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वर्क कितना होता है? उस टाइम में वर्क हो जाता है सिंपली F इंटू एस। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इनके द्वारा जो फोर्स मिलेगा ये है। अब बात है कि जब नॉर्मल फोर्स ही बोलो या तो बुक के द्वारा टेबल के ऊपर जो W फोर्स ही बोलो, ये दोनों के साथ एंगल कितना करते हैं? इन दोनों के साथ एंगल कितना करते हैं? ऊपर के साथ भी एंगल करते हैं 90 डिग्री और नीचे के द्वारा एंगल करते हैं 90 डिग्री। ऊपर के द्वारा एंगल करते हैं 90 डिग्री, नीचे के द्वारा एंगल करते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताओ कि वाट का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा जब 90 डिग्री है, एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और पूरे वैल्यू हो जाता है 0। तो सिंपल पता चल गया कि ये वैल्यू बोलो तो ये वर्क बोलो, ये दोनों, इन दोनों के द्वारा जो वर्क मिलेगा कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी के ऊपर अगर कुछ वर्टिकली फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वर्टिकली फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और उनके द्वारा कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस टाइम में हम लोगों को जो वर्क मिलेगा, वर्क कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जो वर्क डन होगा 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा? क्योंकि जब वर्टिकली हो रहा है तो उनके द्वारा एंगल कितना क्रिएट हो रहा है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब है 0, cos 90 का मतलब है 0, सिंपली वर्क डन कितना मिलेगा? 0।
ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था कि ट्रेन के द्वारा, ट्रेन का प्लेटफॉर्म में कुली के द्वारा अगर कुछ सामान लेके चलता है तो उस टाइम में उन लोगों के द्वारा वर्क डन कितना होता है, उसके द्वारा वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, 0। तो इन फोर्स को और ये फोर्स को क्या कहते हैं, नो वर्क फोर्स, नो वर्क फोर्स, ठीक है, नो वर्क फोर्स। ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, ठीक है। नो वर्क फोर्स क्या है, समझ में आया कि देखो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन कुछ वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क की फॉर्मूला है F is cos थीटा, और थीटा इक्वल टू अगर 90 हो जाए तो कुछ भी वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आप लोगों को जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, ये भी बहुत ही, क्योंकि टाइप्स ऑफ वर्क्स में 3 टाइप्स का वर्क्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क्स, एक होता है नेगेटिव वर्क्स, एक होता है जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, एक होता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का मतलब क्या होता है, ये जब वर्टिकली कोई फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट में तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है उस बॉडी के द्वारा जीरो वर्क डन होता है। क्यों जीरो वर्क डन होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो क्रिएट एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना यार, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलता है, वर्क एनर्जी पावर का नेक्स्ट टॉपिक। देखो हम लोग जीरो वर्क डन भी पढ़ लिया, नो वर्क फोर्स भी पढ़ लिया, मतलब समझ में लिया, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद ये होगा यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अभी क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क जब डिस्कस करेंगे सबसे पहले देख लेंगे कौन सा यूनिट होता है। एक होता है आप लोगों को एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो 2 यूनिट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोग MKS और SI, CGS, APS, तीनों में क्या क्या यूनिट होता है डिस्कस करेंगे। फिर इसमें भी करेंगे MKS और SI, CGS, APS, ये तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट को डिस्कस करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे ना, MKS और SI यूनिट डिस्कस करेंगे, MKS और SI यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट में, ठीक है। In the MKS or SI unit, the absolute unit of work is joule. Is joule. क्या यूनिट है, जूल। अब देखो सबसे पहले हम लोग जूल को डिस्कस करेंगे और उसके पहले देखेंगे एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है SI सिस्टम में, ठीक है। SI सिस्टम में सपोज मान के चलो कि आपका फोर्स, जब आपका किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई फोर्स है 1 न्यूटन, किसी की बॉडी के ऊपर अप्लाई फोर्स है 1 न्यूटन, और इसके लिए बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या है 1 मीटर। बॉडी के ऊपर अप्लाई फोर्स 1 न्यूटन और उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट 1 है देन हम लोग कहेंगे देन उसके द्वारा वर्क डन, देन उसके द्वारा वर्क होगा 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या पता है, वर्क इक्वल टू है फोर्स डॉस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, फोर्स है आपका 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका है 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है आपका 1 मीटर। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये बताओ मुझे, ये न्यूटन और मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है जूल, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो एफपीएस यूनिट, एमकेएस और एसआई यूनिट में अगर एब्सोल्यूट यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं जब कोई बॉडी के ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है और उनके द्वारा अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होते हैं तो उनके द्वारा जो वर्क होंगे ये होंगे 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट यूनिट में एमकेएस और एसआई में वर्क का यूनिट है जूल, वर्क का यूनिट है जूल। ठीक है, आप देखेंगे सीजीएस यूनिट, आप देखेंगे कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस यूनिट क्या होते हैं देख लेंगे। सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होंगे? सीजीएस यूनिट होंगे आर्ग। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है आर्ग। ठीक है, अब देखो कि आर्ग क्या है, आर्ग को डिफाइन कैसे, ये सीजीएस यूनिट में एब्सोल्यूट यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई फोर्स है, अगर अप्लाई फोर्स है 1 डाइन, अगर अप्लाई फोर्स है 1 डाइन और उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है अगर 1 सेंटीमीटर होता है, देन उसके द्वारा जो वर्क कम होगा, उनके द्वारा जो वर्क होगा ये होगा, कितना वर्क होगा? 1 डाइन सेंटीमीटर, 1 डाइन सेंटीमीटर। उनके द्वारा जो वर्क होगा 1 डाइन सेंटीमीटर। और 1 डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? 1 डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? आर्ग। ठीक है, समझ में आया? देखो कि फोर्स का अगर हम लोग सीजीएस यूनिट में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई फोर्स 1 डाइन है और उनके द्वारा अगर उसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर हो जाए तो उनके द्वारा जो वर्क होंगे वो वर्क कितना? 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आर्क। ठीक है, समझ में आया? अब देखो हम लोग जूल के साथ आर्क का रिलेशन देखेंगे, जूल के साथ आर्क का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग जूल के साथ आर्क का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, ठीक है, चलो इसको ना थोड़ा साफ कर देता हूं, साफ करता हूं फिर ऊपर में लिखता हूं। देखो जूल और आर्क का रिलेशन, जूल और आर्क का रिलेशन, 1 जूल इक्वल टू क्या होते हैं? 1 जूल इक्वल टू क्या होते हैं? 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब मुझे बताओ न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? क्योंकि न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या है? न्यूटन और डाइन का रिलेशन क्या है? पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। याद आया? जब फोर्स पढ़ा था तभी हम लोग डिस्कस कर दिया था 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। तो सिंपली हम लोग इनके प्लेस में लिखेंगे 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर। मीटर को अगर हम लोगों को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम लोग इजीली लिख सकता है कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ऐसे आप लोगों को प्रूव कराऊंगा ना, रिलेशन को ऐसे कराऊंगा, याद रखने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखो। ठीक है, तो 1 जूल को, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 मीटर को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? आर्क। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर लिया था डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? आर्क। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 आर्क, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 आर्क। तो सिंपली हम लोगों को रिलेशन आ गया। रिलेशन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क। समझ में आया? देखो समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जाएंगे हम लोग एफपीएस। हम लोग सीजीएस देख लिया, एसआई देख लिया, आप देखेंगे एफपीएस। ऐसे तो एग्जाम में आते नहीं, लेकिन कभी कभी जेई मेंस में या तो कोई भी आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एफपीएस का यूनिट का मतलब समझ लेते हैं, एफपीएस का पूछ लेते हैं। एफपीएस होता क्या है या तो सबको पता है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। तो आप एफपीएस में एब्सोल्यूट यूनिट को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या है ना,
किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई फोर्स 1 पाउंडल, किसी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाई फोर्स 1 पाउंडल होता है और उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अगर होता है 1 फुट, तो इनके द्वारा जो वर्क होंगे, इनके द्वारा जो वर्क होंगे ये होंगे 1 फुट पाउंडल, फुट पाउंडल, ठीक है। इनके द्वारा जो वर्क कंप्लीट होंगे ये होंगे 1 फुट पाउंडल। तो समझ में आ रहा है 1 फुट पाउंडल मतलब होता है 1 पाउंडल इंटू 1 फुट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है वर्क इक्वल टू एफपीएस यूनिट क्या होता है, तब एफपीएस में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क का क्या होता है ना 1 फुट पाउंडल, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछता है आप लोगों को क्वेश्चन में ना, ये डायरेक्ट पूछ देता है। देखो 1 फुट पाउंडल और 1 फुट पाउंड ये दोनों सेम नहीं है। 1 फुट पाउंडल और 1 फुट पाउंड ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, याद रखना। क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे ने, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये गलत करके आते हैं, 1 फुट पाउंडल और 1 फुट पाउंड को सेम करके आते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यूनिट में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप लोगों को फुट पाउंडल के साथ आर्क की रिलेशन क्या है। पहले हम लोग क्या पढ़ा, पहले हम लोग देखा था कि जूल के साथ आर्क का मतलब क्या है, एसआई के साथ सीजीएस का एक रिलेशन। अब देखेंगे एफपीएस के साथ सीजीएस का एक रिलेशन। एफपीएस के साथ सीजीएस का रिलेशन मतलब है कि फुट पाउंडल, फुट पाउंडल के फुट पाउंडल आर्क रिलेशन, ठीक है, फुट पाउंडल एंड आर्क का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो 1 फुट पाउंडल, 1 फुट पाउंडल, 1 फुट पाउंडल का मतलब होता है कि 1 फुट इंटू 1 पाउंडल कह सकता है। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब बात है कि 1 पाउंडल, 1 फुट का मतलब क्या होता है, 1 फुट को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, 30.4 अप्रोक्सीमेटली 30.4 सेंटीमीटर इंटू 1 पाउंडल को अगर हम लोगों को डाइन में कन्वर्ट करना है तो याद रखना कि फुट पाउंडल के साथ अगर डाइन का रिलेशन है तो 13825 डाइन, 13825 डाइन इक्वल टू 1 पाउंडल, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। और इन दोनों का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा ये आएगा 4.214 इंटू 10 टू द पावर 5, आप लोगों को 10 टू द पावर 5 आर्क अप्रोक्स, आपको अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आने वाला है, ठीक है। 1 फुट पाउंडल को अगर हम लोग आर्क में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 फुट इंटू 1 पाउंडल। फुट का मतलब होता है 30.4 सेंटीमीटर और 1 पाउंडल मतलब होता है 13825 डाइन, और इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आता है 4.214 इंटू 10 टू द पावर 5 आर्क, ठीक है, जो हमारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये, ठीक है, समझ में आया। तो चलो फुट पाउंडल के साथ आर्क का भी रिलेशन हो गया, और इस कंडीशन में इसमें हम लोगों को एब्सोल्यूट यूनिट खत्म हो रहा है, अब होगा ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। चलो आप कौन सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आप करेंगे हम लोगों को ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क में भी हम लोग कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एसआई एमकेएस में देखेंगे, सीजीएस में देखेंगे, एफपीएस में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एमकेएस और एसआई, एमकेएस और एसआई में, एमकेएस और एसआई में ग्रेविटेशनल यूनिट का डिफाइन अगर डेफिनेशन बोलते हैं तो कैसे, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है एसआई में 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम मीटर, जिसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट का। अब सुनो, इनको अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जिस बॉडी का मास, कोई भी बॉडी का अगर मास 1 kg है, 1 kg मास की किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की सरफेस से 1 मीटर तक, 1 मीटर हाइट तक पहुंचाना है, 1 मीटर हाइट तक थ्रो करना है, तो उनके लिए जो वर्क डन करना चाहिए, उनके लिए जो वर्क करते हैं वो क्या होते हैं? अगर हाइट, कितना हाइट में पहुंचना है? 1 मीटर, ठीक है, उनके लिए जो वर्क करता है, क्या करते हैं? 1 kg मास की बॉडी को इंटू 1 मीटर, तो सिंपली होता है 1 किलोग्राम मीटर। 1 kg मास की किसी बॉडी को अगर 1 मीटर हाइट तक, अर्थ की सरफेस से 1 मीटर हाइट तक थ्रो करना है और पहुंचना है, तो उनके लिए जो वर्क करना है, उनके लिए जो हम लोग वर्क करते हैं, वो क्या वर्क करते हैं? 1 kg मीटर, 1 किलोग्राम मीटर। यही होता है हमारा एमकेएस और एसआई में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, समझ में आया? अब देखो कि वर्क होता है, अगर इनको हम लोग चेंज करेंगे, चलो पहले सीजीएस देख लेते, फिर उसके बाद चेंज करेंगे। पहले सीजीएस यूनिट को देखेंगे। ये हो गया हमारा एमकेएस और एसआई में। सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में अगर किसी बॉडी का मास, है 1 ग्राम, ठीक है, किसी बॉडी का मास है 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम मास की किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से 1 सेंटीमीटर हाइट तक, हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर हाइट तक थ्रो करना है, या तो फेंकना है, या तो पहुंचाना है, उनके लिए जो वर्क करते हैं वो वर्क क्या होता है? उनके लिए जो वर्क करते हैं, ये वर्क कितना होता है? 1 ग्राम मास की किसी बॉडी को 1 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचने के लिए जो वर्क करते हैं, ये क्या होता है? 1 ग्राम मीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? उस टाइम में क्या होता है? एसआई में क्या हो रहा है? 1 kg मास की किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से 1 मीटर हाइट तक थ्रो करने के लिए, या तो पहुंचने के लिए जो वर्क करते हैं, वो होता है 1 किलोग्राम मीटर। लेकिन जब सीजीएस में करते हैं तो 1 ग्राम बॉडी का किसी मास की किसी बॉडी को अगर अर्थ की सरफेस से 1 सेंटीमीटर तक थ्रो करना है और पहुंचना है, तो उनके लिए जो वर्क करते हैं, ये होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया? ये होता है हमारा सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आप पढ़ेंगे हम लोग कि पहले तो देख लेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट है एमकेएस में, उनको हम लोग न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे, जूल में कैसे लेके जाएंगे, मतलब हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट को कैसे एब्सोल्यूट यूनिट में लेकर जाएंगे, ठीक है। इन रिलेशन का इन चेंज को देख लो पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन बनता है ना, अगर वर्क से जो क्वेश्चन बनता है, अच्छे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है यहीं से। देखो क्या क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जब एसआई यूनिट पढ़ा, ठीक है, एसआई यूनिट में हम लोग क्या पढ़ा है कि जो 1 किलोग्राम मीटर है, इसका मतलब क्या है? 1 किलोग्राम मास की बॉडी को 1 मीटर। अब 1 किलोग्राम मास को अगर चेंज करते हैं न्यूटन में, तो कैसे करते हैं पता है? 1 किलोग्राम मास का चेंज करते हैं जब हम लोग मीटर में, न्यूटन में, तो इनके मतलब होता है कि 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम मास का मतलब होता है 9.81 न्यूटन इंटू 1 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में करना है, 1 मीटर को मीटर में ही रहना है, 1 मीटर, तो सिंपली हो जाता है कि 9.81 न्यूटन मीटर। और ये न्यूटन मीटर क्या है? ये न्यूटन मीटर ही तो है जूल, ये न्यूटन मीटर ही तो है जूल। तो सिंपली एक बात समझ लो कि 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू होता है 9.81 जूल।
9.81 जूल इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर। ये होता है हमारा यूनिट, किसमें? ये होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। और ये क्या होता है? ये हमारा कौन सा यूनिट होता है? एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट। तो जब आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे ना, पूछेंगे एब्सोल्यूट यूनिट में, और आप लोगों को डाटा जो प्रेजेंट देंगे, डाटा जो आपको गिवन करेंगे, वो करेंगे ग्रेविटेशनल। तो आप लोगों को उस टाइम में क्या है? ग्रेविटेशनल को आप लोगों को एब्सोल्यूट में चेंज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? या तो आपको एब्सोल्यूट में दे देगा, ग्रेविटेशनल में आंसर पूछेगा। तो आपको ये जो चेंज कैसे चेंज करता है, रिलेशन चेंज कैसे करता है, ये आप लोगों को पता चला। ठीक है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। ये तो हो गया एसआई का बात। एक बात वो भी तो है ना सीजीएस में। तो सीजीएस में भी यूनिट कैसे चेंज करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सीजीएस में देखो, सीजीएस में ग्रेविटेशनल यूनिट का क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम का मास इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 ग्राम मास का मतलब क्या होता है? अगर डाइन में कवर करते हैं तो मतलब समझ लो कि 981 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। और ये होता है 981 डाइन सेंटीमीटर और 981 आर्ग, क्योंकि डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू होता है आर्ग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम मास इक्वल टू होता है 981 डाइन। ठीक है, ये भी याद रखना, ये होता है 981 डाइन। मतलब 1 केजी मास इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन और 1 ग्राम मास इक्वल टू होता है 981 डाइन। ठीक है, और इसको जैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट, और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट यूनिट, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल यूनिट से एब्सोल्यूट यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट में कैसे हम लोग एफपीएस यूनिट को डिफाइन करते हैं। अभी तक एफपीएस नहीं किया है हम लोग, एसआई और सीजीएस में छोड़ दिया, लेकिन एफपीएस भी करना है। ठीक है, एफपीएस करते हैं एफपीएस में। ठीक है, देखो एफपीएस में क्या है? फुट पाउंड के साथ आर्ग। इसमें हम लोग एफपीएस में क्या होता है? फुट पाउंड होता है। एफपीएस में ग्रेविटेशनल यूनिट होता है फुट पाउंड, नॉट फुट पाउंडर, फुट पाउंड। और हम लोग अभी देखेंगे कि फुट पाउंड और आर्ग की रिलेशन। पहले हम लोग जो रिलेशन निकाला था ये था फुट पाउंडल एंड आर्ग। मैंने उसी टाइम बोला था फुट पाउंडल एंड फुट पाउंड सेम चीज है नहीं, सेम नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे फुट पाउंड एंड आर्ग का रिलेशन। तो मुझे बताओ कि फुट पाउंड, देखो 1 फुट पाउंड इक्वल टू होता है 1 फुट पाउंड इक्वल टू होता है क्या होता है? 1 फुट पाउंड इक्वल टू होता है 1 पाउंड इंटू 1 फुट। ठीक है, 1 पाउंड इंटू 1 फुट। ठीक है, अब 1 पाउंड, ये बताओ 1 पाउंड को अगर पाउंडल में चेंज करना है, ठीक है, 1 फुट पाउंड इक्वल टू होता है 1 पाउंड इंटू 1 फुट, लेकिन जरूरी नहीं है। हम लोग अगर फुट पाउंड को डायरेक्ट फुट पाउंडल में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो 1 फुट पाउंड होता है 32.2 फुट पाउंडल। याद रखना, अगर भूल जाओगे तो आपका सब कुछ गया, अगर भूल जाओगे तो नहीं कर पाओगे। 1 फुट पाउंड इक्वल टू होता है 32.2 फुट पाउंडल। ठीक है, और 1 फुट पाउंडल इक्वल टू कितने आर्ग होता है? ये पहले हम लोग डिस्कस करके रख दिया था। कितना होता है? 32.2 इंटू 4 कितना था? 4 पहले था 4.214 इंटू 10 टू द पावर 5 आर्ग। देखो प्रीवियस पेज में देखो, जब हम लोग पढ़ाया था तब हम लोग नोट करके रखे हो ना, तो नोट देख लो कि जब हम लोगों को पहले फुट पाउंडल को हम लोग आर्ग में कन्वर्ट किया था तो 1 फुट पाउंडल इक्वल टू ये आर्ग था। तो सिंपल क्या है, अभी इतना फुट पाउंडल इक्वल टू ये इंटू इतना। ठीक है, 4.214 इंटू 10 टू द पावर 5 आर्ग। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग पूरे करते हैं कैलकुलेशन, तो सिंपली आता है 1.356 इंटू 10 टू द पावर 7 आर्ग। 1.356 इंटू 10 टू द पावर 7 आर्ग। और सिंपली अगर हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं
तो जूल के साथ आर्क का क्या कन्वर्ट होता है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क और 1 आर्क इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, ये भी कह सकते हैं। तो इसको सिंपली कह सकते हैं कि 1.356 जूल। तो समझ में आ रहा है कि फुट पाउंड के साथ आर्क और जूल का क्या रिलेशन है। देखो एक भी रिलेशन हम लोग डायरेक्ट आपको नहीं बोला है, हम लोग ऐसा नहीं किया 1 फुट पाउंड इक्वल टू इतना जूल, 1 फुट पाउंड इक्वल टू इतना आर्क, ये नहीं किया है। हम लोग जो कुछ भी आज यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं सारे के सारे हम लोग प्रूव कर रहे हैं, सारे के सारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और लास्ट में आंसर बता रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अगर आप लोग भूल भी जाते हो तो आप लोगों को ये प्रोसेस कभी नहीं भूल पाओगे और इसी प्रोसेस में आप लोग हमेशा किसी भी अगर प्रूव करना है, किसी भी यूनिट को निकालना है तो इसे आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो वीडियो पसंद हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ नहीं करना है, लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो फुट पाउंड और आर्क का भी रिलेशन हो गया और इनके साथ साथ हम लोगों को वाट की सारे यूनिट को डिस्कस कर लिया। ठीक है, वाट की सारे यूनिट डिस्कस हो गया। ठीक है, आप करेंगे वाट की डायमेंशन। अब हम लोग करेंगे, यूनिट तो खत्म हो गया, आप करेंगे वाट का डायमेंशन। वाट की डायमेंशन को निकालेंगे। ठीक है, वाट इक्वल टू क्या होते हैं, वाट इक्वल टू होते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वाट इक्वल टू होते हैं, वाट इक्वल टू होते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट का तो डायमेंशन कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। देखो ये अभी तक आप लोगों का नहीं हुआ है, मुझे भी पता है, डायमेंशन का क्लास अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो ये अभी मान के चलो कि हम लोग बहुत ही जल्दी डायमेंशन, ट्राइंगल और वेक्टर ये तीनों खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल टी से टाइम डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो अभी सिंपल टाइम मतलब सेकंड को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स का क्या है, फोर्स का जो हमारा डायमेंशन है ना, ये है एम एल टी टू द पावर -2, एम एल टी टू द पावर -2 और ये तो सिंपली हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कैपिटल एल, तो सिंपली हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये हो गया हमारा वाट का डायमेंशन। वाट का डायमेंशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर जेई मेंस या तो नीट में क्वेश्चन आते हैं तो 3 नंबर का हो जाएगा और सिंपली आप लोगों को डायरेक्ट डायमेंशन का क्वेश्चन पूछते हैं तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है। तो ये होता है वाट का डायमेंशन। ये डायमेंशन कैसे, फोर्स इक्वल टू ये कैसे निकालते हैं, ये सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी से जान के रखो वाट की डायमेंशन जो होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, चलो आप लास्ट देखो, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। ये 2 क्वेश्चन ही आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी पढ़े हो उनके बेसिस में प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग आज कर लेते हैं। ठीक है, तो देख क्या क्या न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स का, फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन है किसी बॉडी का मास है 60 केजी, किसी बॉडी का मास है 60 केजी और कोई भी फ्लोर की सरफेस में, ठीक है, 60 केजी का कोई मास है और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया है, फ्रिक्शन फोर्स दिया है 40 टाइम। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ा था तब समझ में आ गया था कि सपोज मान के चलो कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का बोल दिया मास, इस बॉडी का जो मास है 60 केजी, इस बॉडी का मास है 60 केजी। ठीक है, और इस बॉडी को बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है, ऑपोजिट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होता है ऑपोजिट फोर्स। ये जो ऑपोजिट फोर्स दे रहा है, ये फोर्स का क्या बोल दिया 40 टाइम। ये जो ऑपोजिट फोर्स है मतलब क्या है, मैंने इस साइड में कुछ फोर्स दे रहा हूं, तो अगर फोर्स दे रहा हूं तो ये फोर्स उतना स्पीड में नहीं जाएगा क्योंकि इधर फ्रिक्शन है, ऑपोजिट फोर्स है, और ये ऑपोजिट फोर्स इक्वल टू दे दिया 40 टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, डिस्प्लेसमेंट करना है 200 सेंटीमीटर।
किसी बॉडी है, बॉडी का मास है 60 केजी, मास की किसी बॉडी को फ्रिक्शन फोर्स 49 के ऑपोजिट में 200 सेंटीमीटर तक लेके जाना है, 200 सेंटीमीटर तक लेके जाना है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर तक 49 फोर्स के अगेंस्ट में आपको बॉडी को लेकर जाना है, और उस टाइम आपको कितना वाट करना है, उस टाइम आपको कितना वाट करना है, सिंपली इतना ही पूछा है। सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो बॉडी का मास देकर रखा है ये क्या, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, ऑब्वियसली ये एक फोर्स है, मास इनटू ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगा वाट, W हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स कभी भी हम लोगों को इस वाट में कम में आएगा, कम में नहीं आएगा, क्योंकि इसके द्वारा जो वाट हुआ, इसके द्वारा जो वाट होगा 0, क्योंकि इनके द्वारा जो एंगल होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर है तो वाट हो जाएगा आपको 0। तो सिंपली बात है, ये आप लोगों को घबराने के लिए दिया है, ये आप लोगों को डाउट होने के लिए दिया है, ये कुछ काम का है नहीं, ये मास कुछ काम का है नहीं। क्या काम में है, वाट इक्वल टू, वाट का फॉर्मूला क्या है, एफएस, वाट का फॉर्मूला क्या है, एफएस। फोर्स कितना दिया है 49, आपको सिंपली 200 सेंटीमीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट दिया है 200, 40 क्या है डाइन, यार ये है सेंटीमीटर, तो सिंपली क्या है, ये हो गया 8000 डाइन सेंटीमीटर, और 8000 डाइन सेंटीमीटर का मतलब होता है 8 इंटू 10 क्यूब डाइन सेंटीमीटर, और ये डाइन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, आर्ग, 8 इंटू 10 क्यूब आर्ग। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो इनके द्वारा जो वाट हुआ है, कितना वाट है, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 आर्ग। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी आइस का पीस है, आइस का कुछ टुकड़ा है, ठीक है, आइस का कुछ टुकड़ा है। इस आइस का टुकड़े को, इस आइस का पीस के साथ एक रस्सी को क्या किया, रस्सी से इस आइस का टुकड़े को लगाया। फिर ये क्या है, ये एक आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब जहां पर आपको फ्रिक्शन है नहीं, प्लेन सरफेस। ये क्या है, ये है प्लेन सरफेस। हम लोग मान लिया है कि यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन है नहीं, ठीक है। तो आइस का टुकड़े के रस्सी से हम लोग बंधे हैं, ठीक है। और कितना एंगल में, एंगल दे दिया आप लोगों को, थीटा इक्वल टू दे दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल में बंधे हैं, और बोल रहा है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। और ये रस्सी के द्वारा, इस रस्सी के द्वारा जो फोर्स है, ये फोर्स इक्वल टू कितना दे दिया, ये रस्सी के द्वारा जो फोर्स है 100 सेंटीमीटर, 100 डाइन। समझ में आ रहा है कि किसी बर्फ की, किसी आइस की टुकड़े को रस्सी से बांधा है, और रस्सी से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है 100 डाइन। जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री, और इनके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये हुआ है 500 सेंटीमीटर। तो सिंपली मुझे बताओ वाट कितना है, इनके द्वारा वाट कितना है। तो सिंपली बात है कि फोर्स अगर 100 डाइन है, तो आपके पास दो रिजल्टेंट में, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है तो दोनों कंडीशन में आप लोगों को क्या होगा, दोनों कंपोनेंट में डिवाइड होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 cos 30, क्योंकि 30 है, 1 cos 30। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वाट का फॉर्मूला होता है 1 cos 30 इंटू एस, 1 cos 30 इंटू एस। एक क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स आपको है 100, फोर्स है 100। एस क्या है, एस आपको है 500, एस आपको है 500। cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। cos 30 का वैल्यू है √3/2, और ये क्या यूनिट है, डाइन सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। देखो क्योंकि cos 30 का वैल्यू अगर नहीं पता है तो आप लोग
मेरा क्लास फॉलो कीजिए, ट्रिकोनोमेट्री का भी क्लास फॉलो कीजिए। हम लोग फिजिक्स सिर्फ नहीं पढ़ाते हैं, फिजिक्स के साथ साथ आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी क्लास लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्लास फॉलो कीजिए, उनमें आप लोगों को सारे कंसेप्ट ट्रिकोनोमेट्री का कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोगों को वीडियो बना के रखे हैं प्लेलिस्ट में, जाओ प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, तो आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 100 इंटू 500 इंटू रूट 3/2 9 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेशन करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 50 हो गया, तो ये हो जाएगा 5525 रूट 3 9 सेंटीमीटर क्या होगा, आर्क। और इसको जैसे कैलकुलेशन करोगे फाइनली आप लोगों के पास आंसर आएगा 43,300 आर्क, ठीक है, 43,300 आर्क। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही मतलब अच्छे एग्जाम में, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे नॉर्मल एग्जाम में तो आप लोगों को कभी पूछेगा नहीं। क्या पूछेगा, वाट की डायरेक्ट आप लोगों को पूछेगा कि वाट कौन सा क्वांटिटी है, वाट की आप लोगों को पूछेगा कि वाट की यूनिट बताओ, वाट की डायमेंशन पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छे क्वेश्चन अगर दे रहे हो, अच्छे एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप लोग किसी एसएससी जेई दे रहे हो, या तो अगर रेल का जेई दे रहे हो, जूनियर इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एग्जाम दे रहे हो, या तो कोई बी आपको लेवल बी का एग्जाम दे रहे हो रेल का, ठीक है, उस टाइम में, या तो आप जेई एग्जाम दे रहे हो, या तो नीट एग्जाम दे रहे हो, ये एग्जाम सारे एग्जाम में आप लोगों को इसी टाइप क्वेश्चन पूछना बहुत ही आसान खेल है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो आज का क्लास में ना हम लोग बहुत ही धीरे पढ़ा है और बहुत ही अच्छे से समझा है, ठीक है। मुझे लगता है कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर लास्ट तक अगर कंप्लीट करोगे ना, जिंदगी में भी एक भी क्वेश्चन अगर यहां से मिस हो गया ना तो मुझे बोल देना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। और जाने का टाइम हमारा क्या है, मोटिवेशनल क्विट है, जाने का टाइम लास्ट में मोटिवेशनल क्विट है। और आज का मोटिवेशनल क्विट क्या है, आज का मोटिवेशनल क्विट क्या है, आई एम नॉट हियर टू बी एवरेज, आई एम हियर टू बी असम। क्या है कि आई एम हियर टू बी एवरेज, आई एम नॉट हियर टू बी एवरेज। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूं, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आप लोगों को कुछ एवरेज पढ़ाता हूं, एवरेज पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर मुझे एवरेज का इरादा होता तो मैं अगर यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग देखोगे वीडियो, और ना ही तो मैं पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद, ठीक है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं इसलिए, मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूं कि मैं कुछ असम काम करने के लिए, मैं कुछ अच्छा काम करने के लिए पढ़ रहा हूं। नो एवरेज, एवरेज तो दुनिया में बहुत सारे बंदे को मिलेगा जो एवरेजली काम करता है, लेकिन ऐसे बहुत कम बंदे का मिलेगा जो असम काम करते हैं। एग्जाम बहुत सारे बंदे ने देता है, 60% 70% मेरे मार्क्स में कुछ नहीं जाता है, मार्क्स तो बहुत सारे को 90% 99% भी मिल जाते हैं, लेकिन बंदे यह होते हैं ना कि उनको एवरेज काम, 2-4 दिन काम किया, पसंद आया, फिर उनको काम में अगर सक्सेस नहीं आया फिर काम छोड़ दिया, फिर और एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट को चॉइस कर लिया। लेकिन ऐसे बहुत कम बंदे हैं जिनको पहले से सोचा है हाँ मुझे ये काम करना है, उनमें क्या करते हैं, उनमें दिल लगा देता है, जान लगाते हैं, फिर उसी काम को करते हैं, और लास्ट में सब जब काम कंप्लीट कर देते हैं ना, सब बंदे एक ही बात बोलते हैं, वाह क्या काम किया, असम काम किया, सुपर काम किया। ये सारे वर्ड वाह, ये एक ही 3 का वर्ड है, 3 वर्ड है, एक जस्ट सुनने में 2 सेकंड भी इससे भी कम लगेगा वाह सुनने में, लेकिन ये बात हम लोग तब बोलते हैं ना जब किसी ने बहुत अच्छा काम करता है। तो बात ये है कि देखो आपको सोचना है कि आपको किस टाइप बंदे के ग्रुप में रहना है, एवरेज बंदे के ग्रुप में या तो बहुत अच्छे ऑसम के में रहना है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में एवरेज काम करने वाला तो बहुत सारे मिलेगा, लेकिन ऑसम काम करने वाला बहुत ही कम मिलेगा। और आपको डिसीजन लेना है, अगर ऑसम काम करने में रहना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छे से अच्छे काम करना पड़ेगा, आपको अच्छे से अच्छे सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले दुनिया में कुछ भी करना है ना तो पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे और नेगेटिव सोच के अगर आप अच्छा करोगे, ये कभी हो ही नहीं सकता। अब नेगेटिव सोचोगे तो आपको वर्क भी जो आएगा ये भी नेगेटिव आएगा, सिंपल बात है। अगर सोचोगे नेगेटिव तो काम क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर आप सोचोगे आपको 50 मिलना है तो आपको कभी भी 90 नहीं मिलेगा, कंफर्म है। अगर आप सोचोगे मुझे 100 मिलना है तभी तो जाकर आपको 90, 95, 98 मिलेगा ना। बात ये है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है सारी कुछ। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ आईएएस बनना है तभी तो जाकर बनाओगे आईएएस या तो आईपीएस।
अगर आपको सोचना ही ये है कि आपको कोई भी एक कंपनी में वही 10,000 10,000 12,000 या तो कुछ भी एक नौकरी मिल जाए आप कर लोगे, तो आपको कैसे अच्छा जॉब मिलेगा भाई? कैसे मिलेगा? किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। तो बात ये है, ठीक है। बहुत ज्यादा बात बोल दिया, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया है मुझे बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को डिसीजन लेना है क्या करना है, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी ग्रुप है आप लोगों का, ठीक है, फ्रेंड का सर्किल है, उनमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि हम लोग कितना मेहनत से आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, वीडियो हम लोग डेली इंप्रूव कर रहे हैं। आज से सोच रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ देंगे, जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक। तो आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हम लोगों को हेल्प करने का, हम लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।